जय श्री कृष्णा साथियों। आज की शुरुआत गुड मॉर्निंग के साथ नहीं, जय श्री कृष्णा के साथ, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो आप सभी साथियों को हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मार्क कर लेना आप लोग। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी केंद्र सरकार ने अभी यूपीएस पेंशन की घोषणा की है। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कब? अभी 24 अगस्त 2024 को ही, और उसके एक दिन बाद यानी कि 25 अगस्त को ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए भी इसे मंजूरी दे दी है। और इस तरह से इस योजना को लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। ये तो प्रश्न था और ये इसका उत्तर हो गया। अब मेन बात आती है कि ये यूपीएस है क्या। अब वैसे इसके लिए मैं आपको आज एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं बना नहीं पाया, और छोटा सा वीडियो में बना करके दूंगा। 8-10 मिनट का वो वीडियो होगा और बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपको बना करके दूंगा, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। उदाहरण के साथ चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक अगर कहीं पे आपने वीडियो देख भी लिया होगा ना, तो बहुत सारे आपके मन में प्रश्न आए होंगे या बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जो मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो वो सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा उस वीडियो में। फिर भी अगर मैं अभी थोड़ा बहुत आपको बताऊं इसके बारे में, तो इसमें ऐसा कहा गया कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह का पेंशन देने का इसमें प्रावधान है। और सरकार का यह भी कहना है कि यूपीएस और जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसके बेहतरीन प्रावधानों को शामिल करके इसे बनाया गया है। ऐसे में इन्होंने कहा कि यूपीएस एक तरह का, आप यूं कह सकते हो, ओपीएस और एनपीएस का ही मिक्सचर है। मैं उस वीडियो में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या था, न्यू पेंशन स्कीम में क्या क्या था, ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ओपीएस एनपीएस के बारे में नहीं पता हो। तो जब हम बात कर ही रहे हैं तो सब कुछ आपको पता लगे। बाकी जो मेन यहाँ पे बात की गई ना, वो ये कहा गया कि यूपीएस के तहत अगर 25 साल मिनिमम, अगर आप 25 साल सर्विस करते हो, तो ऐसे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीने में जो उनका बेसिक पे है, उसका एवरेज करके जो भी आएगा उसका 50% उनको पेंशन दिया जाएगा। अभी ये मैंने आपको बिल्कुल मोटा मोटा बताया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो अभी तो हमारा प्रश्न क्या था वो आप ध्यान में रखना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अब कहां है महाराष्ट्र, ये देखो पहले आप मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल इसकी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। आपको याद होगा भी महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की थी, और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू की थी, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। नमो शेतकारी महासम्मान योजना यहाँ शुरू हुई थी। और अभी इसी साल मेंस और वुमेन्स नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 को महाराष्ट्र ने जीत लिया, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। और इसी साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण हुआ था अभी तमिलनाडु में, उसको भी महाराष्ट्र ने जीता। मतलब पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा था और उसका मैस्कॉट शुभंकर वीर मंगाई था। और आप जानते ही होंगे महाराष्ट्र ने दुनिया का पहला बांस से बना क्रैश बैरियर लॉन्च किया था। ये पिछले साल की न्यूज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। 200 मीटर लंबा वो क्रैश बैरियर था, बांस से बना हुआ, और उसका नाम रखा था बहुबल्ली। तो इतने पॉइंट्स यहां से अभी ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता अभी किसके साथ किया है, तो आंसर होगा जापान। तो अभी भारत और जापान के बीच में पहला ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है। तो इस एग्रीमेंट में हम जापान को ग्रीन अमोनिया भेजेंगे, निर्यात करेंगे। और इसमें भारत की तरफ से कौन सी कंपनी होगी, मतलब भारत की एक इंडस्ट्री है सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज, वे रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके, अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके ग्रीन अमोनिया बनाएगी और फिर उसे जापान को एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर जापान के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें कोयले की जगह इसे इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा और भी कई, जैसे कि यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के निर्माण में भी इसका यूज होगा। और भारत की तरफ से कौन सा मंत्रालय ने इसमें, इस एग्रीमेंट में कौन सा मंत्रालय आगे आया, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह एग्रीमेंट किया, समझौता किया। रिन्यूएबल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से अंग्रेजी में बोलेंगे, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अच्छा, यहाँ पे भारत ने एक लक्ष्य भी रखा है, 2030 तक 5 मिलियन टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अब बात यहाँ पे जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान की कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी येन है। अभी प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा है।
लेकिन हमने पढ़ा भी था कि ये भी जल्दी इस्तीफा देने वाले हैं। और जापान को सुकुमारों का देश, निप्पन देश या सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। और जापान का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है उसे माउंट फूजी कहा जाता है। वैसे मुख्य रूप से यहाँ पे 4 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, उनके नाम है होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और शिकोयू द्वीप। जापान के साथ हम कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि धर्मागार्जन करते हैं, वीर गार्जन, जिमैक्स एक्सरसाइज, शिन्यू मैत्री, सहयोग काजिन और मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। वैसे तो ये क्वाड देशों के बीच में होता है, क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। और आपको याद होगा अभी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये जापान ने बनाया है, जिसको नाम दिया है लिग्नोसेट। इसे मैग्नोलिया नाम के पेड़ों की लकड़ी से बनाया है। आपको याद है अभी इसी साल चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश ये जापान बना था। उसके रोवर का नाम स्नाइपर था और लैंडर स्लिम है। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? जाक्सा। तो भारत का जो स्पेस एजेंसी वो इसरो है। तो इसरो और जाक्सा मिलकर के एक मिशन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है लुपेक्स मिशन। लुपेक्स मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। आपको याद है अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश ये जापान ही है। तो जापान से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए थे। एक है ई साक्ष्य, एक न्याय सेतु, एक न्याय श्रुति और एक ई समन एप्लीकेशन था। तो अब उसी के तहत अभी मध्य प्रदेश ने समन और वारंट को डिजिटल जारी करने की अनुमति दे दी है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब जो समन हो गया, जो वारंट हो गया, अब इसे आप डिजिटल माध्यम से जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? इससे समय की बचत होगी और न्यायिक प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। आपको पता है अभी जो 3 नए कानून थे वो कब से लागू हो चुके हैं? 1 जुलाई 2024 से। तो याद रखना ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राज के पशु की बात करें, बारहसिंगा है, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, राज के खेल मल्लखंब है, राज के पुष्प सफेद लिली और मछली है महाशीर। यहाँ के नेशनल पार्क भी देख लो, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार और कुन्नू नेशनल पार्क है यहाँ पे। बाकी अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश सरकार ये लता मंगेशकर पुरस्कार देगी 2022 के लिए तो उत्तम सिंह को और 2023 के लिए KS चित्रा को। अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी का निर्माण हुआ है तो आंसर करना मध्य प्रदेश। और ये प्रधानमंत्री जन मन योजना के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया था, वो भी याद रखना। और अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ये मध्य प्रदेश बना है। और ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लॉन्च किया था। इसमें रेहड़ी पटरी वालों को 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है। तो राज्यों में तो मध्य प्रदेश टॉप पे था और शहरों में दिल्ली टॉप पे, ये भी याद रखना। और याद है देश का पहला यूनिटी मॉल ये कहाँ पे बनेगा? उज्जैन में। भारत की पहली वैदिक घड़ी ये भी आपको उज्जैन में मिलेगी। और भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस ये कहाँ पे स्थापित होगा? उज्जैन में ही, IIT इंदौर की सहायता से। और ये भी बताओ देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है, जिसे अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा प्रसादम। तो मध्य प्रदेश से अभी तो इतनी बातें याद रखो, बाद में और भी देखेंगे। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य ने महिला पुलिस को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? MK स्टालिन। अभी उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में महिला पुलिस कर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। और जब वो काम पे फिर से आना शुरू करेंगी तो उन्हें अपने बच्चों की देखभाल वो अच्छे से कर सके उसके लिए 3 साल के लिए अपने पति के पास या अपने माता पिता के स्थान पर जहां पर भी वो चाहेंगी उनकी पसंद की पोस्टिंग उनको मिल सकेगी। तो ऐसी घोषणा किसने की है? तमिलनाडु ने। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई है। देखो चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा, आपको पता है।
भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना ये भी यहीं पे खुला था, चेन्नई में। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई थी आपको पता है उसका नाम क्या है? उंग लिल ओरुवन। गवर्नर R.N. रवि है। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। पक्षी है एमरोल्ड डोव। वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री और पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको यहाँ मिलेंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिल जो है ये आपको बताया शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी। 2004 में मिला था इसे ये दर्जा। और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है, ये बड़ा फेमस है। यहाँ का बेल को कंट्रोल करना होता है। और तमिलनाडु के तट को, समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। वैसे यहाँ पे पोंगल, जल्लीकट्टू हमने देखा, थाईपुसम, आदि पेरकू, चिथिराई महोत्सव, हेथाई अम्मान महोत्सव, ये सब यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो ये तमिलनाडु से सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में किसने सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो अभी क्रोएशिया ने कहा कि वो 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू करेगा। मतलब कंपलसरी सभी को सेना में सेवा देनी पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों? तो अभी आपको बताया, आपने देखा यूक्रेन रूस युद्ध हुआ और यूरोप में तनाव बढ़ रहा है। उस कारण से इन्होंने कहा कि अगर मान लो कल भविष्य में क्रोएशिया पर भी ऐसा कोई संकट आ जाए तो उस परिस्थिति में इनका हर नागरिक एक सैन्य की तरह देश के लिए खड़ा रहे। और इसी कारण से हर नागरिक को सैनिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कौन? क्रोएशिया। तो ये रहा मैप में क्रोएशिया। कैपिटल याद रखना जैग्रेब होती है, करेंसी इसकी यूरो है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया कई बार कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम देश यही है। और कौन से नंबर का है यूरो करेंसी को अपनाने वाला? 20वां नंबर का देश है ये क्रोएशिया। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलनोविक। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को कहां से जब्त किया गया? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार के गोपालगंज जिले से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से मिला एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैलिफोर्नियम। ये वजन में तो मात्र 50 ग्राम का है पर इसकी कीमत 850 करोड़ रुपए है। इसीलिए ये बहुत चर्चा में है, हर न्यूज आर्टिकल में है। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में बिजली बनाने के लिए, मस्तिष्क कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं येलो केक किसे कहते हैं? यूरेनियम को, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92। अभी आपको पता है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पे बना? हरियाणा के गोरखपुर में। इतना ध्यान में रखो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ ये मनाई गई है। पूछ रहे इसकी स्थापना ये कहां पे हुई थी? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो नटाल इंडियन कांग्रेस ये एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 22 अगस्त 1894 में साउथ अफ्रीका के नटाल कॉलोनी में की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और अभी इसकी 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आप सभी जानते हो सरोजिनी नायडू जी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। बात यहाँ पे साउथ अफ्रीका की है। तो ये रहा मैप में साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। प्रिटोरिया इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, कैपेटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लेमफॉन्टेन इसकी जुडिशियल कैपिटल है। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। और ये पॉइंट तो आपको याद होगा ही सही कि आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप जो भी कहां पे हुए थे याद रखना, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। तो इसको भारत ने जीत लिया था। किसे हराया था? साउथ अफ्रीका को ही हराया था। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा ये कहां पे खोजा है? तो आंसर होगा बोत्सवाना। तो अभी बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। बोत्सवाना में जो केरो खदान है वहां पे ये मिला है। कितने कैरेट का है? 2492 कैरेट का है। किसने खोजा? कनाडा की एक लुकार माइनिंग फर्म है उसने खोजा है।
कहाँ पे खोजा, मैंने आपको बता दिया बोत्सवाना में। और ये 1905 में साउथ अफ्रीका में मिले 3106 कैरेट के कलिनन डायमंड के बाद खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। तभी तो हमने कहा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। अब कहाँ है ये बोत्सवाना, मैं आपको ले चलता हूं। बोत्सवाना अफ्रीकी देश है। तो ये रहा मैप में बोत्सवाना। कैपिटल गैबरोन है, करेंसी है बोत्सवानन पुला, और यहीं पे ये हीरा खोजा गया। कालाहारी मरुस्थल आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो यहीं पे आपको मिलेगा और यहीं पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। डायमंड की बात करें तो आपको पता है प्राकृतिक रूप से मिलने वाला ये सबसे कठोर पदार्थ है। डायमंड करंट का बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है, इसमें से करंट पास नहीं होता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हीरा जो चमकता है उसके चमकने के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, क्या कारण है, जिसे आप कहते हो, साइंस में आप पढ़ते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, वैसे भारत का डायमंड सिटी किसे कहते हैं, गुजरात के सूरत को कहते हैं। और आपको याद होगा अमेरिका के पेंटागन को पछाड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर ये कौन सा बना था, गुजरात का सूरत डायमंड बोर्स। 2023 में ही मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये कहां पे शुरू हुआ है, तो आंसर होगा केरल में। तो अभी केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है और इसका उद्घाटन किया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई ने। इसे केरल के कोल्लम में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के अंतिम नागरिक तक आसान और किफायती न्याय उपलब्ध करवाना। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होते हैं, ऐसे दस्तावेज जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, जिनकी वैल्यू होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे चेक, अगर मैं एक चेक देता हूं आपको फाड़ करके तो उसकी वैल्यू है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, जो भी मैं उसमें रकम भरूंगा वो उसकी वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत ये किसने शुरू की थी, तो राजस्थान आंसर होगा। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये तो केरल है। और आपको पता है राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य ये भी केरल बना था। वैसे हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य भी केरल ही है। उसके अलावा आप जानते हो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहां पे बना था, रांची झारखंड में। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट ये केरल हाईकोर्ट है। और मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट ये सिक्किम हाईकोर्ट बना था। वैसे बताओ हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है, आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है ये पूछूंगा तो आर्टिकल 32। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा एक अभिलेख न्यायालय है तो आर्टिकल 215। और आप लोग बताना अब कि सुप्रीम कोर्ट ये किस अनुच्छेद के अनुसार एक अभिलेख न्यायालय है, ये आपके लिए प्रश्न हो गया। और अगर पूछे कि हमारे किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन रही है, तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। टोटल हाईकोर्ट भारत में 25 है, नवीनतम अमरावती हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक वर्णित है, 214 से लेकर 231 आर्टिकल तक। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण ये कहां किया, तो आंसर होगा वाराणसी। तो अभी भारत और डेनमार्क ने नदियों को स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ करने के लिए एक स्मार्ट लैब फॉर क्लीन रिवर स्थापित करने के लिए आपस में समझौता किया है। मतलब इस प्रयोगशाला में नदियों को कैसे साफ रखा जाए इस पर रिसर्च किया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा। और ये प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित किया गया, वाराणसी में। और शुरुआत में उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है वरुणा, उसका पुनरुद्धार यहाँ पे किया जाएगा। और भारत की तरफ से ये समझौता BHU ने किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, जिसके पता है संस्थापक कौन है, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे बात डेनमार्क की हुई है, तो ये रहा मैप में डेनमार्क। कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी है क्रोन, और प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। आपको बताए जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उसके ऊपर डेनमार्क का ही अधिकार है। और डेनमार्क ये कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था। वैसे अभी डेनमार्क ये मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला भी पहला देश बना था। और डेनमार्क ये दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाएगा, ऐसा इसने कहा था। बाकी इस प्रश्न का उत्तर था वाराणसी। तो वाराणसी से 2 पॉइंट आपको याद आएंगे
कि रोपवे सुविधा को शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताओ किसे अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया था फॉर 2022-23 के लिए, तो अभी आंसर होगा वाराणसी। चलो इस बात पे आप मुझे बताओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता इस वर्ष कौन कर रहा है, कहां पे इसका आयोजन हो रहा है या इसको होस्ट कौन कर रहा है? ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं कई बार, इसीलिए अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और अभी एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो गाइज ये थी आज की आपकी क्लास। देखो जैसा कि आपको पता है, हर बार मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट में जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सारे पॉइंट्स देता हूँ, लेकिन आज ज्यादा कुछ मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट में नहीं दे पाया क्योंकि टाइम मेरे पास सीमित था, इसीलिए आज मैं ज्यादा पॉइंट्स लिख के ला नहीं सका, लेकिन समझाया मैंने आपको सब कुछ है और बड़े आराम से समझाया है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर देना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की, तो आंसर होगा उड़ीसा। फिर पूछा विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है, रूमी 1। और किसने दीन दयाल स्पर्श योजना शुरू की, डाक विभाग। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अभी किस नाम से ई पत्रिका लॉन्च की, तो सपनों की उड़ान। अभी अगस्त में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, शिखर धवन। और भारत किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा, 2027। उसके अलावा किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया, तो आंसर होगा पंजाब। और अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल। एक बुक है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, इसको किसने लिखा, कल्पना शंकर। और आखिरी प्रश्न पूछा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए इंटरिम चेयरमैन अभी बन गए, एम सुरेश इनका नाम है। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था किस पुरुष क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया, तो आंसर होगा पैट कमिंस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।